हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परीक्षा अध्ययन इंग्लिश क्लास 10th का सेट 1 का सेक्शन डी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें बोला गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए। इन चारों क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एमसीक्यूज दिए हुए हैं और उनमें जो आपको सही ऑप्शन लगता है उसको आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें बोला गया है एनीज बेस्ट फ्रेंड वॉज, यानी कि जो एनी थी उस एनी की बेस्ट फ्रेंड कौन थी। तो इसका आंसर है हर डायरी, यानी कि जो उसकी डायरी थी वो अपनी डायरी को ही बेस्ट फ्रेंड मानती थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हर डायरी, यानी कि उसकी डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्ग इज फेमस फॉर। तो ये कुर्ग जो है वो एक प्लेस है, एक जगह का नाम है। तो वो किस चीज़ के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है कॉफ़ी, बिकॉज कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में अगर कहीं होता है तो कुर्ग है। तो कुर्ग जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है कुर्ग में, इसलिए कुर्ग जो है वो कॉफ़ी की वजह से फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है बुद्धा मीन्स। तो ये जो वर्ड है बुद्धा, इसका मतलब क्या होता है। तो इनलाइटन का मतलब क्या होता है, शिक्षा या एजुकेशन, जिससे कि लोग तरक्की करते हैं। तो बुद्धा का मीनिंग है इनलाइटन, यानी कि एजुकेशन या शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हु इज स्क्वीज्ड बिटवीन लोमो एंड नाटल्या इमोशनली। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि हु यानी कि कौन था जो कि लोमो और नाटल्या के बीच में स्क्वीज यानी कि फंस गया था इमोशनली। तो इमोशनली लोमो और नाटल्या के बीच में कौन फंस गया था। तो इसका आंसर है जो नाटल्या के जो फादर थे, जो पिता थे, वो बेसिकली लोमो और नाटल्या के बीच में इमोशनली फंस गए थे किसी एक सिचुएशन पे आकर के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ए सेक्शन और बी सेक्शन दो दिए हुए हैं। तो पहले इसका सेक्शन ए देखते हैं। इसमें बोला गया है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दी हुई है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, आपके ही जो सिलेबस है उस सिलेबस में चैप्टर में से एक पैराग्राफ उठा करके दिया जाता है और उस पैराग्राफ के ऊपर फिर कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड उसके आपको आंसर यहाँ पे बताने हैं बेसिकली। तो चलिए समझते हैं पहले इस एक्सट्रैक्ट को। तो इस एक्सट्रैक्ट को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है इस एक्सट्रैक्ट के अंदर कि जो मून है, जो चंद्रमा है, वो आ रहा है ईस्ट डायरेक्शन से, पूर्व दिशा से आ रहा है, जो कि मेरे ठीक पीछे है। और इसके अलावा ठीक मेरे ऊपर एबोव मी, यानी कि मेरे ऊपर एकदम क्लियर स्काई है, जहाँ पर जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं। और स्काई जो है वो इतना क्लियर है कि इस स्काई के अंदर कोई भी यहाँ पे कोई क्लाउड जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। और इस समय जो कंट्री साइड है, कंट्री साइड यानी क्या होता है, ग्रामीण एरिया या जो गाँव वाला इलाका होता है उसको हम बोलते हैं कंट्री साइड, ग्रामीण इलाका, जहाँ पे सभी लोग स्लीपिंग कर रहे हैं, अभी सो रहे हैं। तो इस गाँव में जब सब लोग सो रहे हैं तो ठीक उसी समय मैं ऊपर स्काई में अलोन यानी कि अकेला हाई अप उड़ रहा हूँ और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश था उस समय। और खुशी का रीज़न ये था कि जो मेरा ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन है, तो जो डाकोटा है वो बेसिकली एरोप्लेन का नाम है जो कि बहुत पुराना था। तो मेरे पुराने डाकोटा एरोप्लेन को मैं उड़ा रहा था, फ्लाई कर रहा था, और ये फ्लाई कर रहा था फ्रांस के ऊपर से, यानी कि अभी की पोजीशन वो बता रहे हैं कि वो फ्रांस के ऊपर में है जब ये इस पुराने डाकोटा को एरोप्लेन को उड़ा रहे हैं। और ये इसलिए उड़ा रहे हैं ताकि वो वापस इंग्लैंड जा पाए, यानी कि ये बोल सकते हैं कि जो राइटर है वो इंग्लैंड वापस जा रहे हैं इस डाकोटा एरोप्लेन को उड़ा करके। और इस समय वो सपना देख रहे थे, ड्रीमिंग कर रहे थे कि उनकी जो छुट्टियां हैं वो किस तरीके से बीतेंगी। और इसके अलावा वो सपने में ये आगे देख रहे थे, लुकिंग फॉरवर्ड, यानी कि आगे वो ये देख रहे थे कि किस तरीके से वो अपना क्वालिटी टाइम, बहुत ही शानदार टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताने वाले हैं। और उसी समय वो अपनी घड़ी की तरफ देखते हैं तो उस समय जो टाइम होता है वो होता है 1:30 सुबह के, यानी कि सुबह के 1:30 बज रहे थे। तो ये था एक्सट्रैक्ट। चलिए अब देखते हैं इनके क्वेश्चन और आंसर को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है हाउ वॉज द वेदर वेन पायलट स्टार्ट फ्लाइंग एरोप्लेन। तो वेदर यानी कि मौसम कैसा था जब पायलट वो उस एरोप्लेन को उड़ा रहे थे तब। तो जो आंसर होगा इसका होगा क्लियर, बिकॉज अभी हमने पैसेज में देखे थे कि जो स्काई था वो बहुत ज़्यादा क्लियर था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो स्काई कैसा था, एकदम क्लियर था, साफ था। तो हम ये बोल सकते हैं जो मौसम था वो कैसा था, क्लियर था। तो आंसर हो जाएगा क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पायलट वॉज गोइंग टू। जो पायलट है, पायलट किसको बोलते हैं? जो कि एरोप्लेन को उड़ाता है। तो पायलट जो है वो गोइंग टू यानी कि जा रहा था। कहाँ जा रहा था? तो पैसेज में बताया गया है कि वो बैक टू इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड जा रहे थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द एबोव पैसेज इज टेकन फ्रॉम विच लेसन। यानी कि जो पैसेज है, जो एक्सट्रैक्ट है, ये कौन से लेसन से लिया गया है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसका आंसर क्या होगा? द ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि चैप्टर का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। तो ये जो पैसेज है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो द ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 10 के सेक्शन बी में यहाँ पे एक और एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसको रीड करना है बहुत ही केयरफुली, ध्यान से, और जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं इनके आपको आंसर यहाँ पे बेसिकली देना है। तो चलिए समझते हैं इस एक्सट्रैक्ट का मतलब। तो यहाँ पे एक क्रो है, एक कौवा है, जो कि एक हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ है। हेमलॉक एक ट्री का नाम है। उस ट्री पर एक कौवा जो क्रो है वो इस तरीके से बैठा है कि वो वहाँ पे उछल कूद कर रहा है, जिसके वजह से जो ये पेड़ है ये शुक डाउन यानी कि बहुत ज़्यादा ये हिल रहा है, और हिलने की वजह से इस पेड़ पर जो स्नो थी, जो बर्फ़ थी, या बर्फ़ का जो डस्ट है यानी कि जो बर्फ़ की धूल है, वो बेसिकली नीचे गिर रही है उस पोएट के ऊपर। और जब ये बर्फ़ की धूल यानी कि जो बर्फ़ जब नीचे गिरती है पोएट के ऊपर या पोएट के सामने, तो उस समय जो पोएट का जो हार्ट है या पोएट का जो मूड है बेसिकली वो चेंज हो जाता है। और उस समय जो पोएट थे वो थोड़ा सा पछता रहे थे, र्यूड यानी कि पछता रहे थे, यानी कि उनका मूड अपसेट था, मूड उदास था। तो ये गिरती हुई जो बर्फ़ थी या जो बर्फ़ की धूल थी, उसकी वजह से उनके कुछ मोमेंट्स या कुछ समय, उनके उस डे का, उस दिन का जो कुछ हिस्सा था वो थोड़ा सा बच गया, यानी कि उनका मूड थोड़ा सा अच्छा हो गया, क्योंकि वो अपसेट थे। तो जब वो गिरती बर्फ़ को देखते हैं तो उनका मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, जिससे उस पूरे दिन का वो थोड़ा सा समय जो है, थोड़ा सा पार्ट जो है वो अच्छा हो जाता है, वो बच जाता है उस बुरे समय से। तो ये था एक्सट्रैक्ट। अब चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि जो पोएट का माइंड है, ठीक है, जो पोएट का माइंड है उस माइंड की स्टेट क्या है, यानी कि उनका माइंड या मूड कैसा है। तो उसका आंसर है डिप्रेसिव। डिप्रेसिव यानी वो बहुत ज़्यादा उदास थे, अपसेट थे, उदास वाले मूड में थे। तो इसलिए आंसर क्या होगा इसका? डिप्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज द क्रो। वेयर यानी कि कहाँ पे, वॉज यानी कि था, क्रो यानी कि कौवा। तो इसका आंसर होगा ऑन हेमलॉक ट्री, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखे थे कि जो क्रो है वो कहाँ बैठा है, वो बैठा है हेमलॉक ट्री के ऊपर, इसलिए आंसर होगा ऑन हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट। व्हाट यानी कि क्या, जो क्रो है, कौवा है, वो शेक यानी कि हिलाता है, जिसकी वजह से पोएट के ऊपर क्या गिरता है। यानी कि ये बोल सकते हैं कौवा पोएट के ऊपर क्या गिराता है। तो इसका आंसर होगा डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो बर्फ की धूल है या बर्फ जो है बेसिकली वो क्रो जो है, कौवा है, वो उस पोएट के ऊपर डालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डस्ट ऑफ स्नो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन है। तो चलिए वन बाय वन इनको समझते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में बोला गया है, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 11 भी रीड कर लेते हैं। आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो लगभग 30 शब्दों में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। यानी कि वाई यानी कि क्यों जो कंडक्टर होता है वो वल्ली को मैडम बुलाता है। कॉल यानी कि बुलाना। तो क्यों कंडक्टर जो है वो वल्ली को मैडम कह करके पुकारता है या बोलता है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका आंसर है कि जो कंडक्टर होता है वो कॉल यानी कि बुलाता है वल्ली को एज अ मैडम, बिकॉज क्योंकि जो वल्ली होती है वो बिहेव करती है बिल्कुल एक मैच्योर वुमेन के जैसे, यानी कि एक समझदार औरत के जैसे बिहेव करती है, व्यवहार करती है। और उस कंडक्टर के सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है वो वल्ली बहुत ही कॉन्फिडेंटली देती है, बहुत ही आत्मविश्वास से वो आंसर देती है सभी क्वेश्चंस का। इस वजह से जो कंडक्टर है वो बहुत ज़्यादा अम्यूज हो जाता है, यानी कि खुश हो जाता है। और इसलिए वो वल्ली को टीज करने के लिए यानी कि छेड़ने के लिए या चिढ़ाने के लिए कंडक्टर वल्ली को एड्रेस करता है, यानी कि बोलता है मैडम। तो इन समरी वल्ली जो है वो मैच्योर्ड वुमेन के जैसे बिहेव करती है और कंडक्टर के सभी क्वेश्चन का आंसर दे देती है। तो इसलिए वो बहुत खुश हो जाता है कंडक्टर, और इसलिए वो मजाक के रूप में या चिढ़ाने के रूप में वल्ली को मैडम कहकर पुकारता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है
कैन यू से हाउ 10th May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो 10th May है वो ऑटम डे होता है साउथ अफ्रीका के अंदर। ऑटम डे यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स, वसंत ऋतु का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होता है उसको बोलते हैं ऑटम डे। तो साउथ अफ्रीका में जो ऑटम डे है वो 10th May को मनाया जाता है या कंसीडर किया जाता है कि वो ऑटम डे होता है। कैसे, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो बेसिकली जो साउथ अफ्रीका होता है उसमें 10th May को ऑटम डे कंसीडर किया जाता है, वसंत दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए बिकॉज क्योंकि उस दिन वहाँ का जो वेदर होता है, जो मौसम होता है वो बहुत ही शानदार होता है। तो एक तो 10th May के दिन वहाँ का जो वेदर होता है, जो मौसम होता है वो बहुत ही शानदार होता है। एक तो यही कारण है कि साउथ अफ्रीका को 10th May के दिन ऑटम डे मनाया जाता है। इसके अलावा एक और कारण है कि 10th May के दिन डॉनिंग यानी क्या होता है, सुबह। तो ये आज़ादी की सुबह वाला दिन था। अभी आज़ादी वाली सुबह का दिन कैसे था कि लगभग 300 सालों के बाद ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीका से वाइट रूल जो है वो खत्म हो गया था। यानी क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट कि जनरली साउथ अफ्रीका में जो है दो टाइप के कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। एक होते हैं वाइट पर्सन्स और एक होते हैं नॉन वाइट पर्सन्स। तो बहुत समय से जो साउथ अफ्रीका में जो गवर्नमेंट थी, जिनका अधिकार था, वो वाइट रूल कर रहे थे। यानी कि वाइट जो लोग थे, जो गोरे लोग थे, उनका वहाँ पे शासन था। एंड 10th May को, जो कि लगभग 300 साल से लगातार वाइट यानी कि गोरों का राज था, तो 300 सालों के बाद ऐसा हुआ था कि नॉन वाइट पर्सन यानी कि जो अश्वेत होते हैं, जो कि वाइट नहीं होते हैं, उनका शासन आया था। तो इसलिए ये एक आज़ादी वाली सुबह थी, डॉनिंग ऑफ फ्रीडम थी। तो ये भी एक कारण है कि 10th May को साउथ अफ्रीका में ऑटम डे सेलिब्रेट किया जाता है कि उस दिन पहली बार जो वाइट रूल था उससे उन्हें आज़ादी मिली थी। तो इसलिए साउथ अफ्रीका में 10th May का दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे के रूप में मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है हाउ डिड एनी रिगार्ड हर डायरी एंड व्हाट नेम डिड शी गिव टू इट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कैसे एनी ने उसकी डायरी को क्या रिगार्ड किया था, क्या माना था, और इसके अलावा उस डायरी को उसने क्या नाम दिया था। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि डायरी को एनी क्या मानती थी, तो जो एनी है वो अपनी डायरी को एक अपना फ्रेंड मानती थी, अपना एक दोस्त मानती थी। और ये दोस्त वो दोस्त था जिसका वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, यानी कि ऐसा फ्रेंड जिसका बहुत समय से इंतजार किया गया है। तो वो अपनी डायरी को बहुत ही अच्छा फ्रेंड मानती थी। तो क्योंकि एनी जो है वो उसको अपना फ्रेंड मानती थी, रियल फ्रेंड तो नहीं था, एक इमेजिनेशन था, एक सोच थी। तो वो इस अपनी इमेज को, इस सोच को एक रियलिस्टिक रूप देने के लिए, उसको इस सोच को बढ़ाने के लिए उसका एक नाम रखती है और उसको नाम देती है वो किट्टी। तो इसीलिए वो अपनी डायरी को कॉल करती है, यानी कि बुलाती है किट्टी नाम से। तो इस तरीके से उसने अपनी डायरी का जो नाम दिया है उसका नाम है किट्टी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है आई यानी कि मैं, टेक यानी कि लूंगा, रिस्क यानी कि रिस्क, राइट, यानी कि एक जोखिम उठाना। तो मैं रिस्क लूंगा। तो यहाँ पे जो रिस्क है वो रिस्क क्या है, व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है पूछा गया है। और क्यों जो नरेटर है, नरेटर मतलब जिसने ये चैप्टर लिखा है, जो बता रहा है कि उसने रिस्क लिया है, तो उस नरेटर ने ये रिस्क क्यों लिया, टेक इट यानी कि लिया। तो क्यों इस रिस्क को लिया है, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि रिस्क किस चीज़ की है, ये रिस्क क्या है। तो बेसिकली जो नरेटर है उसके पास एक पुराना एरोप्लेन था जिसका नाम था डाकोटा। तो जो डाकोटा एरोप्लेन है वो बहुत पुराना था। तो उस पुराने एरोप्लेन को उड़ाने का ये रिस्क था बेसिकली, क्योंकि लाइफ जो है वहाँ पे रिस्क में जा सकती है अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो। इसके अलावा उस समय स्टॉर्म आ रहा था, यानी कि बहुत तूफान की सिचुएशन बनी हुई थी, बहुत बड़ा तूफान था। तो तूफान में इस पुराने डाकोटा एरोप्लेन को उड़ाने का ये रिस्क था। और नरेटर ने इस रिस्क को लिया बिकॉज क्योंकि उसे घर जाना था, तो वो अपने घर पे यानी कि होम पे पहुंचना चाहता था। एंड इसके अलावा वो अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है वो घर जा कर के खाना चाहता था। तो यही कारण था कि उसने ये रिस्क को लिया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज चाइनीज लीजेंड अबाउट टी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि चाय के बारे में यानी कि टी के बारे में जो चाइनीज लीजेंड्स है,
यानी जो चाइनीज यानी कि चीन के लोगों का जो बहुत फेमस लोग हैं उनके जो आदर्श या फिर जो उनके सेंटेंस या स्टेटमेंट्स है चाय के बारे में, वो बेसिकली क्या है यहाँ पे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ पे जो चाइनीज लीजेंड ये जो वर्ड है इसका मतलब यही है कि जो चाइनीज के जो चीनी लोग जो थे उन्होंने इस चाय के बारे में क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, क्या क्या वाक्यांश दिए हैं जो कि बहुत फेमस स्टेटमेंट है। तो जो चाइनीज स्टेटमेंट से जो लीजेंड्स हैं चाय के बारे में वो ये बोला गया है कि चाइनीज एम्परर यानी कि जो चाइनीज राजा थे, जो चीन के राजा थे, जो कि हमेशा ऑलवेज यानी कि हमेशा उबला हुआ पानी पीते थे, यानी कि ये भी बोल सकते हैं पानी को पीने के पहले, ड्रिंक करने के पहले उसको बॉईल करते थे, उबालते थे। तो एक समय ऐसा हुआ कि कुछ पत्तियां, लीव्स यानी कि पत्तियां जो है वो टूट करके उस पानी के अंदर गिर गई और वो उबल गई उस पानी के साथ, जिसके वजह से उस पानी में बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट वाला स्वाद, बहुत ही बेस्ट टाइप का स्वाद जो है उस ड्रिंक का बन गया था। और बाद में ये बोला गया था कि जो पत्तियां पेड़ से टूटकर गिरी थी वो टी लीव्स थी, चाय की पत्तियां थी, जिस वजह से वो उस पानी में उबल करके उस पानी का टेस्ट जो है बहुत अच्छा कर दिया था। डिलीशियस यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर यानी कि टेस्ट आने लग गया था उस ड्रिंकिंग वाटर से। और बाद में जिन पत्तियों की वजह से टेस्ट आया था उन पत्तियों को चाय की पत्ती यानी कि टी लीव्स नाम दिया गया। तो ये चाइनीज स्टेटमेंट है, जो स्टोरी है, जो लोग बोलते हैं, जिसे चाइनीज लीजेंड जो स्टेटमेंट है चाय के बारे में बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज बेकर कॉल्ड इन गोवा, व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन द पोर्टुगीज डेज। तो इस क्वेश्चन का मतलब है जो बेकर होते हैं, जो कि कोई भी चीज़ खाना या ब्रेड या पेस्ट्रीज वगैरह बेक करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो जो बेकर होते हैं उनको गोवा में क्या बोला जाता है। इसके अलावा पोर्टुगीज डेज के दिनों में जो बेकर्स हैं वो क्या पहनते थे, वियर करना यानी कि पहनना। तो जो बेकर्स लोग थे वो पोर्टुगीज डेज में क्या पहनते थे। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो स्टूडेंट्स, गोवा में जो बेकर होते हैं उनको पेडर बोला जाता है, कॉल्ड यानी कि बोलना या कहना। तो गोवा में बेकर को पेडर नाम से बुलाया जाता है या उनको पेडर बोला जाता है। और पोर्टुगीज डेज के दिन वे लोग बहुत ही लॉन्ग ड्रेस पहनते हैं, लंबी ड्रेस पहनते हैं, जो कि उनके नीज तक यानी कि घुटनों तक जाती है। और जो ड्रेस वोर करते हैं यानी कि पहनते हैं, इसका नाम है कबाई। तो ये जो ड्रेस पहनते हैं उस ड्रेस का नाम दिया गया है कबाई, यानी कि पोर्टुगीज डेज के दिन वो कबाई ड्रेस पहनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट डज लोमो थिंक अबाउट नाटल्या। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि लोमो जो है वो व्हाट यानी कि क्या, थिंक करता है यानी कि सोचता है नाटल्या के बारे में। तो लोमो नाटल्या के बारे में क्या सोचता है, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जो लोमो है वो ये सोचता है कि जो नटालिया है वो एक बहुत ही एक्सीलेंट यानी कि बहुत ही शानदार हाउसकीपर है। हाउसकीपर यानी कि ऐसा इंसान जो कि घर की देखरेख करता है, जिसको हिंदी में हम गृहिणी बोलते हैं, हाउसवाइफ बोलते हैं। तो जो नटालिया है वो बेसिकली एक बहुत ही अच्छी हाउसकीपर है और वो लुकिंग में यानी कि देखने में भी बुरी नहीं लगती है। एंड इसके अलावा वो बहुत ही अच्छी यानी कि बहुत ही अच्छी एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है। तो ये सोच थी लोमो की नटालिया के बारे में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में बोला गया है वाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। तो इस क्वेश्चन का मतलब है वाई यानी कि क्यों जो मैक्सवेल है वो बोलता है एयर होस्टेस को। एयर होस्टेस क्या होता है, जब आप एरोप्लेन में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ गर्ल्स या लेडीज रहती है जो आपका वेलकम करती है, जिसको हम बोलते हैं एयर होस्टेस। तो जो मैक्सवेल है वो क्यों इन एयर होस्टेस को द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड बोलता है। तो ये जो एयर होस्टेस है, काइंड यानी कि बहुत ही वो दयालु है, दयालु की रानी है, क्योंकि वो दया दिखाती है मैक्सवेल के ऊपर। तो ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मैक्सवेल उनको द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड बोलता है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जैसे कि क्वेश्चन में क्लियर है कि वो बहुत ही दयालुता की रानी है, ऐसा मैक्सवेल उनको बोल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एयर होस्टेस ने दया की होगी मैक्सवेल पे। तो वही बोला गया है जब मैक्सवेल फ्लाइट में थे यानी कि हवाई जहाज में थे, तो उस समय मैक्सवेल ने एयर होस्टेस को अपने कॉन्फिडेंस में यानी कि अपने विश्वास में लिया, बातचीत करके उसने अपना विश्वास जीता था। एंड उसके बाद बात करके उसे ये समझ में आ गया था कि जो एयर होस्टेस है ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाली यानी कि बहुत समझदार है और उसका नेचर बहुत ही फ्रेंडली है और इसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा काइंड है यानी कि बहुत दयालु है।
एंड यही कारण है कि उस एयर होस्टेस ने मैक्सवेल को अलाउ किया था कि वो जो बॉक्स अपने साथ लेके आया था उसको अपने लैब पे यानी कि घुटनों पे वो रख सकता है। अगर आपने कभी एरोप्लेन में ट्रेवल किया होगा तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि कभी भी कोई भी बैग जो है वो आप अपने पास रख नहीं सकते। आपको ऊपर जो एक बॉक्स दिया रहता है उसी के अंदर सब अपने लगेज को रखना पड़ता है। तो उसके बावजूद उस एयर होस्टेस ने मैक्सवेल को अलाउ किया था कि वो बॉक्स को अपने घुटनों पर या अपने टांगों पर रख सकता है। तो यही कारण है कि जो मैक्सवेल था वो इम्प्रेस हो गया था उस एयर होस्टेस से, क्योंकि बहुत काइंडनेस बिहेवियर दिखा रही थी, यानी कि बहुत दयालुता वाला बिहेवियर शो कर रही थी, जिसके वजह से जो मैक्सवेल है वही बोलने पे मजबूर हो गया था कि जो एयर होस्टेस है वो बहुत ही वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, यानी कि दयालुता की रानी है। दयालुता जिसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो वो दयालुता की रानी है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 11 खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, जहां बोला गया है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर आपको लगभग 30 वर्ड्स में 30 शब्दों में लिखना है। इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द ट्रीज इन द पोएम, व्हाट डू देयर रूट्स देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि इस पोएम के अंदर व्हाट आर द ट्रीज यानी कौन कौन से ट्रीज हैं, कौन कौन से पेड़ हैं, और उन पेड़ की रूट्स यानी कि जड़ें, लीव्स यानी कि पत्तियां, और ट्विग्स यानी कि उनकी जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, वो क्या कर रही है। डू यानी कि करना। तो उस पेड़ की रूट्स, लीव्स और ट्विग्स क्या कर रही है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिसप्रिंट था सेट के अंदर, ये आपको करेक्शन करना होगा कि वहां पे क्वेश्चन में दिया है व्हाट, जबकि होना चाहिए वेयर, कि जो पोएम में जो ये ट्री है, जो पेड़ है, वो कहाँ पर है। तो इसका आंसर होगा कि जो पोएम में जो ट्री बताया गया है, जो पेड़ बताया गया है, ये पोएट के हाउस में यानी कि पोएट के, कवि के घर के अंदर है। और इस पेड़ की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो रात भर, ऑल नाइट यानी कि रात भर वर्क करती है, काम करती है। और काम क्या करती है, उस कवि के घर का जो वेरांडा फ्लोर है, वेरांडा फ्लोर यानी कि जो आंगन का जो फर्श है, और उस वेरांडा के फ्लोर में, फर्श में जो क्रैक हैं, जो दरारें हैं, उनसे वो अपने आप को डिसएंगेज करने में लगी हुई है, यानी कि अलग करने में लगी हुई है। यानी कि उसको इस क्रैक के साथ, जो फर्श में क्रैक है उनके साथ नहीं रहना है, तो वो इस क्रैक से अपने आप को अलग करने का काम लगातार कर रही है रूट्स। इसके अलावा जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो लगातार एफर्ट्स कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो उनके घर में, यानी कि कवि के जो घर में कांच की जो खिड़की बनी हुई है, तो यहाँ पे द ग्लास ऑफ विंडो आना चाहिए। तो खिड़की का जो कांच है, जो ग्लास है, उसके तरफ वो मूव करना चाह रही है, बढ़ना चाह रही है। टूवर्ड यानी कि उसके तरफ, मूव यानी कि बढ़ना। तो जो पत्तियां हैं, वो पत्तियां उस कवि के घर में जो कांच की बनी हुई खिड़की है उसके तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। वाइल यानी कि जबकि जो छोटी छोटी ट्विग्स है, जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो एक्सर्शन की वजह से यानी कि थकान की वजह से स्टिफ हो गई है, अकड़ गई है, यानी कि उनका शरीर अकड़न में समा गया है, वो अकड़ गई है। तो इस तरीके से रूट्स, लीव्स और ट्विग्स जो है वो अपना अपना अलग अलग काम कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इज अमांडा एन ऑर्फन, व्हाई डज शी से सो। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अमांडा है, क्या वो एक ऑर्फन है, यानी कि क्या वो एक अनाथ है जिसके माता पिता नहीं है। अगर अमांडा एक ऑर्फन है या नहीं है, तो वाई यानी कि क्यों वो ऐसा कहती है कि वो एक ऑर्फन है, यानी कि अनाथ है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो आंसर है कि नहीं, अमांडा जो है एक अनाथ नहीं है, ऑर्फन नहीं है, लेकिन वो ऐसा इसलिए बोलती है बिकॉज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, उदास है। किस वजह से उदास है, बिकॉज उसकी जो मदर है, जो उसकी मम्मी है, वो उसे बहुत ज़्यादा स्कोल्ड करती है, बहुत ज़्यादा चिल्लाती है, बहुत ज़्यादा डांटती है। एंड यही कारण है कि वो अकेला रहना चाहती है, अलोन रहना चाहती है, और वो फील करना चाहती है अपनी लाइफ को शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि वो शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहती है। और ये तभी होगा अगर वो एक ऑर्फन होती तो, यानी कि अगर वो एक अनाथ होती तभी पॉसिबल होता कि वो अकेले रह पाती और उसके साथ ही वो अपनी जीवन को शांतिपूर्ण जी सकती थी। तो यही कारण है कि वो अपने आप को अनाथ बोलती कि काश वो अनाथ होती तो वो एक शांतिपूर्ण जीवन जी पाती। और उसके पीछे सिर्फ रीज़न यही है कि वो फ्रीडम चाहती थी, आज़ादी चाहती थी।
उसे उसकी मम्मी की डांट पसंद नहीं थी, तो इसीलिए वो अपने आप को ऐसे ऑर्फन यानी कि अनाथ के रूप में देखना चाहती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है व्हाट वुड हैपन यानी कि क्या होगा, इफ यानी कि अगर जो सन है, जो सूरज है, अगर वो और ज़्यादा गर्म हो जाए और वो इतना गर्म हो जाए कि वो बर्स्ट हो जाए, फट जाए या ब्लास्ट हो जाए, तो इस केस में क्या होगा। और दूसरा केस कि अगर ये सन जो है वो ग्रू कोल्डर यानी और ज़्यादा ठंडा होते जाए और ठंडा होकर के जम जाए तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो आंसर में बताया गया है कि अगर जो सन है वो और ज़्यादा गर्म होते जाएगा और इतना गर्म हो जाएगा कि वो बर्स्ट हो जाएगा यानी कि फट जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा, तो इस अर्थ पे एवरीवेयर यानी कि हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ आग होगी, फायर होगी, एंड जिसके वजह से लीड यानी कि जिसके कारण जो ये अर्थ है, जो ये पृथ्वी है, ये डिस्ट्रक्शन हो जाएगा इसका, यानी कि ये तबाह हो जाएगी, इसका विनाश हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगी। तो पहला आंसर क्लियर है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ये बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, तो अर्थ खत्म हो जाएगा और हर जगह पे आग ही आग होगी। लेकिन वहीं पे अगर ये सन और ज़्यादा ठंडा होते जाएगा और ठंडा होकर के जम जाएगा, तो इस वजह से अर्थ पे हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ आइस होगी, बर्फ होगी, और आइस यानी कि बर्फ होने की वजह से इस अर्थ पे किसी भी रूप में, एनी फॉर्म यानी कि किसी भी रूप में जो लाइफ है, जो जीवन है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाएगा बर्फ की वजह से कि हम जिंदा रह ही नहीं पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें बोला गया है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स, यानी कि जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आपको आंसर देना है लगभग 30 वर्ड्स में, 30 शब्दों में। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, जब उन्हें रॉब किया जाता है यानी कि लूट लिया जाता है, तो उस समय अलग अलग लोगों के जो अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, तो उनके बारे में वह क्या कहता है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो अकॉर्डिंग टू हिम यानी कि उसके अनुसार कि जो लोग हैं जब वो रॉब हो जाते हैं यानी कि जब उन्हें लूट लिया जाता है या उनका सामान चोरी हो जाता है, तो उस समय अगर एक ग्रीडी इंसान का, एक लालची इंसान का सामान चोरी होता है, तो वो बहुत ज़्यादा फियर यानी कि डर दिखाता है, यानी कि उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा डर दिखाई देता है। वहीं पे अगर एक रिच मैन है जो कि बहुत ज़्यादा अमीर है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है, एंगर यानी कि उसके चेहरे पे गुस्सा दिखाई देता है। और वहीं पे अगर एक पुअर इंसान है यानी कि गरीब इंसान है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि जो हो गया सो हो गया, तो ये उसको नियत यानी कि एक डेस्टिनी में, उसकी किस्मत में लिखा होगा, ये सोच करके उस चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरीके से वो हर चीज़ को स्वीकार कर लेता है। तो इस तरीके से अलग अलग इंसान का रिएक्शन अलग अलग होता है जब उन्हें लूट लिया जाता है। तो ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि कैसे एक बुक जो है वो रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट यानी कि बदलाव लेके आता है। तो देखते हैं कैसे एक बुक जो है रिचर्ड एब्राइट के जीवन को चेंज कर देता है। देखते हैं इसके आंसर को। तो पहली बात, यहाँ पे जिस बुक की बात हो रही है उस बुक का नाम है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। तो ये जो बुक है वो एब्राइट के लिए पूरे विज्ञान की दुनिया जो है उसके सामने खोल देता है। यानी कि बुक जो है एब्राइट के सामने पूरी साइंस का यानी विज्ञान की दुनिया पूरी ओपन करके रख देता है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसको पढ़ने के बाद एब्राइट का इंटरेस्ट जो है वो बटरफ्लाइज यानी कि तितलियों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यानी कि किस तरीके से बटरफ्लाइज जीती है और किस तरीके से वो काम करती है, क्या करती है, तो इन सब चीज़ों के लिए यानी कि बटरफ्लाइज की लाइफ में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इस इंटरेस्ट की वजह से लेड यानी कि उसके कारण वो इन तितलियों के ऊपर, बटरफ्लाइज के ऊपर फर्दर यानी कि और आगे एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं और फाइनली वो इस वजह से एक साइंटिस्ट बन जाते हैं यानी कि वैज्ञानिक बन जाते हैं। तो इस कारण से वो जो बुक थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स, इस बुक के वजह से जो रिचर्ड एब्राइट थे वो साइंटिस्ट बन जाते हैं। इस तरीके से उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव यानी कि चेंज यानी कि टर्निंग पॉइंट आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है
डज भोली फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। तो इस क्वेश्चन का मतलब है डज यानी कि क्या जो भोली थी वो अपनी उस टीचर को अलग पाती है, डिफरेंट पाती है जो लोग उसके घर में रहते हैं उनसे। यानी कि इस क्वेश्चन को समरी में समझिए कि भोली के घर में जो लोग हैं उन घर के लोगों से जो उसकी टीचर है वो किस तरीके से अलग है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या भोली जो है वो घर के लोगों से अपने टीचर को अलग देखती है या अलग लगी थी क्या, तो आंसर है यस, हाँ, कि भोली को उसकी जो टीचर है वो बहुत अलग लगी थी एज कम्पेयर टू द जो लोग उसके घर में रहते थे, जो फैमिली मेम्बर्स थे उनसे बहुत अलग थी वो टीचर। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो टीचर थी वो बहुत ज़्यादा पोलाइट थी। पोलाइट यानी कि बहुत सज्जन थी, बहुत प्यार से बात करती थी। काइंड थी यानी कि दयालु थी, उसको दया आती थी भोली के ऊपर। इसके अलावा सिंपैथेटिक थी उसके लिए। सिंपैथेटिक यानी कि भोली के लिए उसके अंदर उसके प्रति दया की भावना थी टीचर के मन में। और वो जो टीचर है वो अक्सर बहुत ही प्यार से, अफेक्शनेटली यानी कि बहुत ही प्यार से भोली की पीठ को थपथपाती थी। पैट करना यानी कि थपथपाना। वेयर एज यानी कि जबकि उसके घर में सभी लोग उसको इग्नोर करते थे, नज़रअंदाज करते थे और किसी के भी पास भोली के लिए टाइम नहीं था उसके घर में। तो इस वजह से भोली को उसकी टीचर उसके घर के जो सदस्य थे उनसे बहुत ज़्यादा अलग लगती थी, क्योंकि वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उस टीचर के पास भोली के लिए थोड़ा सा समय था। तो यही कारण है कि उस टीचर को वो हमेशा अलग समझती थी एज कम्पेयर टू द पीपल एट होम, यानी कि जो घर पे लोग थे उनसे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर आपको लगभग 75 वर्ड्स में यानी कि 75 शब्दों में देना है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई नॉट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है डिड यानी कि क्या जो लेंचो है वो ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए कि किसने, हु यानी कि किसने, सेंट यानी कि भेजा है उसको पैसे। ओके, तो क्या लेंचो ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि किसने उसे पैसे भेजा है। और अगर आंसर है हाँ तो वाई, क्यों, और अगर आंसर है नहीं तो वाई नॉट, क्यों नहीं। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो आंसर है इसका नो यानी कि नहीं। जो लेंचो है वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहा था ये पता करने के लिए कि उसको पैसे किसने भेजा है। और ऐसा इसलिए बिकॉज क्योंकि लेंचो का बहुत ज़्यादा विश्वास था, फेथ यानी कि बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान के ऊपर, और उसने कभी भी सस्पेक्ट नहीं किया था, संदेह नहीं किया था, डाउट नहीं किया था कि कोई और भी उसको भगवान के अलावा पैसे भेज सकता है, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान उसे पैसे जरूर भेजेंगे। वही बोला गया है कि उसका जो फेथ है, जो उसका विश्वास है, जो उसकी आस्था है भगवान में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज़्यादा मजबूत थी। और उसे बिलीव्ड था यानी कि विश्वास था कि जो भगवान है वो उसे उसके पैसे जरूर भेजेंगे। तो यही कारण है कि उसने ये पता करने की कोशिश नहीं किया कि किसने उसे पैसे भेजा था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है हाउ यानी कि कैसे जो वल्ली थी उसने अपनी बस राइड यानी कि बस की यात्रा को प्लान किया था और उसने बस के बारे में क्या क्या पता करके यानी कि जानकारी इकट्ठा करके रखी थी। एंड इसके अलावा कैसे उसने जो उस बस का फेयर था, भाड़ा था, किराया था, वो कैसे उसने उस भाड़े को बचाया। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो जो वल्ली थी उसने बस में राइड करने के लिए, बस में यात्रा करने के लिए प्लान कुछ इस तरीके से बनाया था कि वो दोपहर को 1 बजे बस लेगी, टेक यानी कि लेना या पकड़ना। तो दोपहर को 1 बजे वो बस पकड़ेगी और लगभग 1:45 यानी कि 1:45 यानी 1:45 पे वो टाउन पहुंच जाएगी, शहर पहुंच जाएगी। एंड उसके बाद लगभग 2:45 यानी कि 2:45 तक के लगभग वो वापस घर आ जाएगी। और इसके बारे में उसने ये जानकारी पता कर ली थी कि जो टाउन है, जो शहर है, वो लगभग 6 मील यानी कि 6 मील्स जो है वो दूर है उसके गांव से, उसके विलेज से। और जो फेयर है, जो भाड़ा है, जो किराया है उसका, वो लगभग 1 वे यानी कि एक तरफ जाने के लिए उसको 30 पैसे लगने वाले हैं, 30 पैसे लगने वाले हैं। और जो ये ट्रिप है, जो यात्रा है टाउन तक जाने के लिए, लगभग उसको 45 मिनट यानी कि 45 मिनट लगने वाले हैं।
तो अब उसने ये जो फेयर था, जो भाड़ा था, वो कैसे बचाई? तो उसने उसके रास्ते पे जो भी बिखरे हुए या फिर इक्का दुक्का जो भी उसको कॉइन्स, सिक्के मिल रहे थे, वो उसको जमा करते चले गई और इस तरीके से उसने अपना भाड़ा बचाया। और इसके अलावा उसने अपने आप पर इतना इस तरीके से कंट्रोल रखा था कि वो सोच के गई थी कि वो कोई भी वहाँ पे पेपरमिंट्स या टॉयज या बलून्स, कोई भी चीज़ को वो बाय नहीं करेगी, खरीदेगी नहीं, जिससे वो खर्चा नहीं होगा। तो इस तरीके से उसने अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल रखा था। तो इस तरीके से उसने पूरी बस राइड जो है, ये बस की यात्रा है, उसको प्लान किया था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोला गया है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका आंसर आपको लगभग 75 वर्ड्स यानी कि 75 शब्दों में देना है, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? तो इस क्वेश्चन का मतलब है, ये जो पोएम है, जो कविता है फायर एंड आइस, आग और बर्फ, तो इस कविता के पीछे जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन आइडिया है, वो यहाँ पे क्या है, वो हमको यहाँ पे बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो ये जो पोएम है, जो कविता है फायर एंड आइस, ये पूरी कविता जो है, ये जो पूरी पोएम है, वो एक थीम के चारों तरफ जो है घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है। और वो थीम ये है कि जो ह्यूमन है, यानी कि जो इंसान है, जो उनके इमोशंस है, जो उनकी भावनाएं हैं, वो 2 टाइप की भावनाएं होती है, जैसे कि डिजायर्स यानी कि वो कुछ पाना चाहते हैं, और दूसरी है हेट्रेड यानी कि जो नफरत है। ये 2 टाइप के इमोशंस होते हैं इंसानों के अंदर, जो कि डिस्ट्रक्टिव होते हैं यानी कि विनाशकारी होते हैं, जिसके वजह से बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। और ये तब होता है जब इंसान अपने ऊपर कंट्रोल जो है वो नहीं रख पाए, यानी कि जो इंसान है वो अलाउ करता है कि वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाए। रन आउट ऑफ यानी कि नहीं रख पाना, तो कंट्रोल नहीं रख पाता है उस केस में। तो जो उनकी डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं, जो लालच है, और जो हेट्रेड यानी कि जो नफरत है, वो उनके जीवन को तबाह कर देती है, विनाश कर देती है। तो यही जो पोएट है, जो कवि है, वो ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये जो फायर और आइस के बीच का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आपके सामने ला पाए। तो ये जो कवि है, वो इस फायर, आग और बर्फ के डिफरेंस से, अंतर से ये बताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं, ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये जो 2 अलग अलग टाइप के जो इंसान हैं, जो लोग हैं, वो बिल्कुल आग और बर्फ के जैसे ही है। तो ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं, चलिए दिखाते हैं कि जो पोएट है वो ये फील करते हैं, वो ये महसूस करते हैं कि जो ये नफरत की बर्फ है, वो उतनी ही पावरफुल है, उतनी ही शक्तिशाली है, जितनी कि इस डिजायर की आग, यानी कि डिजायर रूपी हर इच्छा को पाने की जो आग है, वो उतनी ही पावरफुल है नफरत की बर्फ। यानी कि दोनों ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और ये शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि ये दोनों ही किसी भी एक इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, उनका विनाश कर सकते हैं, मोरली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी। मोरली यानी कि उनका कैरेक्टर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उनका जो चरित्र है वो खत्म हो जाएगा। मेंटली यानी कि मानसिक रूप से वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, उनका विनाश हो जाएगा। और फिजिकली यानी कि शरीर के रूप से या शारीरिक रूप से वो पूरे तरीके से विनाश हो जाएगा। तो यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि फायर भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, तो आइस भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इसके पीछे का मीनिंग है कि अगर इस अर्थ पे सब जगह फायर होगी, आग होगी, तो जीवन पॉसिबल नहीं होगा। और इस तरीके से अगर इस अर्थ पे सब जगह आइस होगी, बर्फ होगी, तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ऐसे ही अगर आपके डिजायर्स, जो बहुत सारी जो इच्छाएं हैं, जो बहुत सारी लालच है, उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो भी आपका लाइफ जो जीवन है वो विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर आप अपने अंदर बाकी लोगों के लिए हेट्रेड यानी कि नफरत रखेंगे, तो भी आपका जीवन तबाह हो जाएगा। तो यही इस पोएम के पीछे का मेन सेंट्रल आइडिया है कि ना बहुत ज़्यादा डिजायर्स रखो और ना ही बहुत ज़्यादा नफरतें रखो, तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट डज द पोएट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ बॉल, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो पोएट है, जो कवि है, वो क्या कहते हैं उस बॉय के बारे में, उस लड़के के बारे में जो कि सीख रहा है, लर्निंग ले रहा है किस चीज़ से, किस बॉय का जो बॉल है, जो गेंद थी, वो बेसिकली यहाँ पे लॉस हो गई है, गुम हो गई है। तो बॉल के गुम होने से वो लड़का क्या सीख रहा है, तो उसके बारे में कवि क्या कहते हैं, पोएट क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है आपको अपने ओन वर्ड्स में, अपने खुद के शब्दों में। तो चलिए देखते हैं इसको आंसर से। तो जो पोएट हैं वो ये कहते हैं कि जो ये लड़का है, जो बॉय है, अब वो
लाइफ का जो रियल मीनिंग है, जीवन का जो वास्तविक मीनिंग है, जो अर्थ है, जो मतलब है, अब वो उसको सीख रहा है या सीखेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी बदलाव हो रहे हैं, अब वो उनको एक्सेप्ट करना सीखेगा। और जो चीज़ें चले गई है, खो गई है, जो वापस उसके लाइफ में नहीं आने वाली है, नेवर हैव अगेन यानी कि फिर से, नेवर हैव यानी कि उसको वो चीज़ें वापस नहीं मिलने वाली है, तो अब वो उन चीज़ों को, थिंग्स को लेट गो करने देगा, यानी कि जाने देगा अपने लाइफ से कि जो चीज़ चले गई है वो वापस नहीं मिलने वाली है। वो ये चीज़ सीख जाएगा। इस तरीके से वो ये सीख जाएगा कि मूव ऑन करना, यानी कि लाइफ में आगे बढ़ना, बजाय इसके कि उस लॉस को लेकर के बैठे रहे। क्योंकि हर किसी को, एवरीवन यानी कि हर किसी को ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ये अनुभव करना पड़ता है उनके लाइफ में। क्योंकि हर किसी के लाइफ में हर चीज़ बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती है, हर चीज़ को कभी ना कभी जाना है। तो इस तरीके से लाइफ में मूव ऑन करना, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वो लड़का जो बॉय है अब वो सीख जाएगा, क्योंकि उसका बॉल जो है वो खो चुका है, गुम हो चुका है। अब यहाँ पे जो ये लॉस है, ये लॉस किसी चीज़ का भी हो सकता है या किसी इंसान का भी हो सकता है। यानी कि उस लड़के के इंसान से हो सकता है कभी कोई चीज़ गुम हो जाए, या कोई संबंधी, कोई रिलेटिव या उसके फैमिली मेंबर कोई चले जाए। तो हर किसी को ये एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ये अनुभव हर किसी की लाइफ में आता है। बट फिर भी जो लाइफ है वो लगातार गोज ऑन यानी कि चलते रहती है। और ये एक हार्श रियलिटी यानी कि एक कड़ू सत्य, कड़वा सच है कि जो चीज़ गुम हो जाती है या जो चीज़ चले जाती है वो फिर कभी भी वापस नहीं आती है। तो इसीलिए हर किसी को बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है, और हर किसी को अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, उस चीज़ को मंजूर करने के लिए, जो चीज़ गुम हो गई है सो गुम हो गई है, जो चीज़ चले गई है सो चले गई है। और यही लाइफ का ट्रूथ है, जीवन का सच है, जिसको हर किसी को एक्सेप्ट करना ही होगा, इस जीवन के सच को मानना ही होगा। तो इस तरीके से जो बॉय है जिसकी बॉल गुम हो गई है, तो ये सीख जाएगा कि लाइफ में मूव ऑन करना, आगे बढ़ना, जो चीज़ गुम हो गई है सो हो गई है, वो लाइफ में फिर से दोबारा नहीं मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट है। इसमें बोला गया है आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आपको आंसर लिखना है लगभग 75 वर्ड्स में, यानी कि 75 शब्दों में। इसके अंदर लास्ट 2 क्वेश्चंस है। चलिए देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द नरेटर क्योर ट्रिकी। तो जो ट्रिकी है, जो कि एक डॉग का नाम है, तो जो नरेटर है वो एक डॉक्टर है जिसने इस चैप्टर को लिखा है। जो चैप्टर लिख रहा है, जो बता रहा है हमें, उसे हम नरेटर बोलते हैं। तो जो नरेटर है वो खुद एक डॉक्टर है, तो उसने कैसे क्योर किया यानी कि ठीक किया ट्रिकी डॉग को। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं इसको आंसर से। तो जो डॉक्टर हैरियट हैं वही इस चैप्टर के नरेटर हैं, और वो रियलाइज करते हैं, वो इस चीज़ को समझ जाते हैं, उन्हें ये महसूस हो जाता है कि उस डॉग की प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है। पैम्पर्ड यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उसे प्यार दिया गया है, और ओवरफीड यानी कि बहुत ज़्यादा उसे खिलाया पिलाया गया है। तो इस वजह से नरेटर उस डॉग को अपने ऑब्जर्वेशन में यानी कि निगरानी में रखते हैं, और वो उसे कोई भी दवाई नहीं देते हैं, वो सिर्फ उसको मॉनिटर करते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। और 2 दिनों के लिए नरेटर ने उसे कुछ खाने के लिए फूड भी नहीं दिया, खाना भी नहीं दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ उसे बहुत सारा पीने के लिए पानी देते थे, प्लेंटी यानी कि बहुत सारा वाटर यानी कि पानी देते थे। और जब डॉक्टर ने नोटिस किया, ये चीज़ ध्यान दी कि जब ये डॉग बाउल की तरफ जाता है यानी कि कटोरे की तरफ जाता है जिसके अंदर फूड रखा हुआ है, खाना रखा हुआ है, तब जो नरेटर है उस डॉग को फूड देने के लिए लगातार उसे दौड़ाते थे, रन करवाते थे यानी कि दौड़ना। तो उस कुत्ते को बहुत ज़्यादा दौड़ाते थे। तो इस तरीके से जो ट्रिकी डॉग था ये दूसरे डॉग के साथ जो है घुलना मिलना स्टार्ट कर देता है, और वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है ट्रिकी डॉग। और इस तरीके से फोर्टनाइट यानी कि 15 दिनों के बाद वो जो डॉग है, जो वो ट्रिकी डॉग है, वो कम्प्लीटली क्योर्ड यानी कि पूरे तरीके से ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से जो नरेटर है वो ट्रिकी नाम के डॉग को ठीक कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है, हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो ग्रिफिन है उसको आप किस तरीके से एक साइंटिस्ट के रूप में यानी कि वैज्ञानिक के रूप में एक्सेस करते हैं यानी कि देखते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो इसका आंसर है अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद यानी कि बहुत सारे प्रैक्टिस या प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के बाद, प्रयोगों के बाद जो ग्रिफिन है वो सक्सेसफुल हो गए थे, सफल हो गए थे। किस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए थे कि उन्होंने
ये जानकारी प्राप्त कर ली थी कि किस तरीके से या कैसे किसी भी एक इंसान के बॉडी को, शरीर को इनविजिबल या ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, यानी कि अदृश्य या फिर उन्हें गायब किया जा सकता है। तो वो सक्सेसफुल हो गए थे और ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि थी, क्योंकि करना बहुत आसान नहीं था। बट वो एक ट्रू साइंटिस्ट नहीं थे, एक सच्चे वैज्ञानिक नहीं थे, क्योंकि जो एक सच्चा वैज्ञानिक होता है वो हमेशा अपने इन्वेंशंस को, अपने आविष्कारों को, अपनी खोजों को ह्यूमैनिटी के लिए यानी कि इंसानियत के लिए, मानवता के बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। और एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा वैज्ञानिक जो है वो कभी भी दूसरे लोगों की लाइफ को ट्रबल में नहीं डालता है, परेशानी में नहीं डालता है। जबकि यहाँ पे जो साइंटिस्ट ग्रिफिन है वो अपने इन्वेंशंस को मिसयूज करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, पर्सनल गेन के लिए, खुद के फ़ायदे के लिए वो दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये सही बात है कि वो ब्रिलियंट थे, बहुत ज़्यादा उनका दिमाग जो है तेज था, बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो एक अच्छे ह्यूमन बींग नहीं थे, वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। तो ये था क्लास 10 इंग्लिश परीक्षा अध्ययन मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 का सेक्शन डी। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उनके भी एनुअल एग्जाम में क्लास 10 में अच्छे मार्क्स आ सके। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।